खास पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात करवानी है। डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और गुज़िश्ता 2 सालों से इनको एक खिताब मिल रहा है, ये अवार्ड मिल रहा है। और ये अवार्ड क्या है? ये अवार्ड है मोस्ट हाईली साइटेड रिसर्चर, यानी कि दुनिया में जितनी भी तहकीकात होती हैं कंप्यूटर साइंस के हवाले से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्चेस जो होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत की तहकीकात का हवाला दिया जाता है कि उस तहकीक से हमने ये सीखा और उसके बाद आगे हमने अपनी तहकीक को इस तरह इस रास्ते पर लेकर गए, उस हवाले से इनका नाम जाना जाता है। डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन, सबसे ज़्यादा रिसर्च साइटेशंस दुनिया में इनकी हैं। पिछले साल इनको जो अवार्ड मिला था वो कंप्यूटर साइंसेस की रिसर्च के हवाले से मिला था और इस साल जो उनको ये खिताब मिला है ये मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के हवाले से मिला है। डॉक्टर मुबश्शिर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी रिसर्च में ऐसा क्या होता है कि जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हवाला देने वाली रिसर्च बना दिया उसको लोगों ने? जी, अगर आपकी रिसर्च डायरेक्ट सोसाइटी पे इम्पैक्ट करती है और जो जिस सोसाइटी को आप एड्रेस कर रहे हैं उसके इश्यूज को हल करती है, तो वो डेफिनेटली उसको काफ़ी ज़्यादा पज़ीराई मिलती है। मैं मिसाल देके आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक शोबे में काम कर रहा हूँ, साइबर सिक्योरिटी, और मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल ग्रिड की सिक्योरिटी को। अभी हमारे पास पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, बिजली का निज़ाम है, ये इतना ज़्यादा कंप्यूटराइज नहीं है। मगर अगर आप यूरोप में चले जाएँ, अमेरिका के अंदर चले जाएँ, तो वहाँ पे पूरी इलेक्ट्रिकल ग्रिड स्मार्ट ग्रिड बन चुकी है। स्मार्ट ग्रिड मीन्स कि उसके अंदर सेंसर्स इंटीग्रेट हो गए हैं और उसको कंप्यूटर की मदद से हम कंट्रोल कर सकते हैं दूर बैठे। तो अब अगर वो ग्रिड, जब आप ग्रिड को ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं या जो भी उसके ऑपरेशंस करते हैं, अगर उस पर कोई साइबर अटैक हो जाता है तो आपकी पूरी ग्रिड डाउन हो जाती है। जब आपकी पूरी ग्रिड डाउन होगी तो वो कास्केडिंग फेलियर, कास्केडिंग जिसे इफेक्ट कहते हैं, वो प्रोड्यूस होगा और पूरी सिटीज़, पूरी स्टेट्स आपकी डाउन हो जाएंगी। अब उससे क्या इफेक्ट होगा? उससे आपके हॉस्पिटल्स की बिजली ख़त्म हो जाएगी, ऑपरेशंस रुक जाएंगे, उससे आपका जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बैठ जाएगा। और अभी हम जिस कम्युनिकेशन नेटवर्क पे, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया पे बात कर रहे हैं, वो भी ऑपरेट नहीं कर सकेगा अगर आपके पास बैकअप भी ना हो तो। अब ये कैसे इस इलेक्ट्रिकल ग्रिड को, स्मार्ट ग्रिड को साइबर अटैक से बचाया जाए, तो ये एक मेरा टॉपिक है। इसी तरीके से एक दूसरा टॉपिक है, वो ये है कि हमारे पास स्टमक कैंसर होता है, गैस्ट्रिक कैंसर। अब एंडोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत एक कैमरा आपके मुंह के जरिए से पेट के अंदर डाला जाता है और फिर उसको कैंसर, उसकी मूवी बनाई जाती है और फिर उसके फ्रेम्स को जो एंडोस्कोपिस्ट होता है वो एनालाइज करता है विजुअली। तो ये तकरीबन 4-5 घंटे का प्रोसीजर होता है, मैनुअल प्रोसीजर। इसको ऑटोमेट किया गया है। अगर इसमें जो एंडोस्कोपिस्ट है वो एक्यूरेटली इसको डिटेक्ट ना करे तो कैंसर आपका प्रॉपर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो इसकी एक्यूरेसी को कैसे इम्प्रूव किया जाए ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर, तो इस डायरेक्शन में मेरा एक काम है। और इसके अलावा भी मेरे दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, कॉग्निटिव रेडियो नेटवर्क हो गया। तो ये बेसिकली डायरेक्टली ये रिसर्च जो है वो सोसाइटी पे इम्पैक्ट कर रही है और इट मैटर्स फॉर द लाइफ ऑफ द पीपल। तो दैट्स वाई इस वजह से इस रिसर्च को इतना ज़्यादा हवाला दिया जाता है। और इसका मतलब ये है कि ये हवाला वो लोग दे रहे होते हैं कि जो कि दुनिया में इसी डोमेन में मजीद रिसर्चेस कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, यानी इस हवाले से मुराद ये नहीं है कि गूगल स्कॉलर पे कोई हवाला आ जाए या कोई फेसबुक ग्रुप पे, बल्कि जो साइंटिस्ट इस रिसर्च से आगे रिसर्च को एक्सटेंड करेंगे, साइंटिफिक आर्टिकल्स के अंदर ही वो इसको साइट करेंगे, तो फिर वो एक्सेप्टेबल होगा। सही है, वो जर्नल प्रोड्यूस हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, ये बता सकते हैं किसी तरह ये सिस्टम के थ्रू पता चल सकता है कि आपकी जो रिसर्च है वो कितनी उसकी साइटेशंस हो चुकी हैं अभी तक? हाँ, और जैसे ये अवार्ड आपको मिला तो उसके लिए उन्होंने किस तरीके से जज किया होगा और ये अवार्ड देने वाली जो अथॉरिटी थी वो कौन? जी बिल्कुल। बेसिकली ये क्लैरिवेट एक इदारा है जो कि रेगुलेट करता है, रेगुलेट इन अ सेंस कि पूरी दुनिया में जितनी भी साइंस हो रही है, जितनी भी रिसर्च हो रही है, उसको ये रेगुलेट करता है। और रेगुलेट मैं इस बात से कह रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी जर्नल्स हैं, जो भी रिसर्च छपती है वो जर्नल्स के अंदर छपती है। मिसाल के तौर पे कोविड-19 की वैक्सीन हो गई या नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में हो गया, फिजिक्स में हो गया, तो अगर आप इनके पीछे जो इन्वेंशंस या इनकी जो आर्टिकल्स देखेंगे वो जर्नल में छपते हैं। और जर्नल को जो इंडेक्स करते हैं, जर्नल को जो रेगुलेट करते हैं, वो क्लैरिवेट करती है और जो इम्पैक्ट फैक्टर भी इशू करती है। जैसे पाकिस्तान में PTA है, पैमरा है,
तो अगर वो आप बेहतर जानते हैं मुझसे कि उनका कितना रोल है, कितना इन्फ्लुएंस है। इसी तरह से साइंस के अंदर क्लैरिवेट का रोल है। अब क्लैरिवेट ये करता है कि हर साल पिछले 10 सालों की विंडो पे जितने रिसर्चर्स हैं और जितने साइंटिस्ट हैं जितने भी डोमेन के अंदर, उनको गैदर करता है। ठीक है, इस साल वो तकरीबन 8 मिलियन 80 लाख साइंसदान और रिसर्चर्स थे जिन्होंने पिछले 10 साल में किसी भी रिसर्च में, किसी भी मजमून में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, उसमें काम किया। अब उनकी 10 साल की रिसर्च को वो गैदर करने के बाद उन्होंने जितने रिसर्च पेपर्स छापे हैं उनको गैदर करने के बाद उसमें टॉप 1% वो निकालते हैं, और फिर टॉप 1% हर फील्ड के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि हर फील्ड का अपना एक मयार होता है जी। मिसाल के तौर पर बायोलॉजी वालों को आप कंप्यूटर साइंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसी तरह से फिजिक्स वालों को केमिस्ट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो हर कैटेगरी वाइज वो टॉप 1% रिसर्च आर्टिकल्स निकालते हैं और फिर उन रिसर्चर्स को इस अवार्ड से नवाजते हैं। और सिर्फ एक रिसर्च नहीं होनी चाहिए, आपका डिकेड पर मुबनी, यानी कई 10 साल पर मबनी आपका पूरा कैरियर होना चाहिए, और कई रिसर्च आर्टिकल्स होने चाहिए, वेल एस्टेब्लिश इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आपका प्रोफाइल होना चाहिए, फिर आपको ये अवार्ड दिया जाता है। और अगर इस अवार्ड के अंदर कोई अनएथिकल यानी अगर आप कोई अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं रिसर्च के अंदर, तो फिर ये अवार्ड के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। सही। अच्छा, ये बताइए आपकी अपनी जो तालीम है वो सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ आपने तालीम हासिल की, और फिर जो आप डॉक्टरेट तक पहुँचे वो थोड़ा सा जर्नी हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिए। जी, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो से हासिल की, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद 1 साल कराची में जॉब की असिस्टेंट नेटवर्क इंजीनियर के तौर पे। तो उसके बाद फिर हायर एजुकेशन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे MS लीडिंग टू PhD की स्कॉलरशिप मिली, और उसके सिलसिले में मैं फ़्रांस चला गया। फ़्रांस में मैंने मास्टर्स नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया, और PhD मैंने कंप्यूटर साइंस लेबॉर्ट्री यूनिवर्सिटी PLN मैरी क्यूरी फ्रांस से की, जो कि फ्रांस की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। जी बिल्कुल। और उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक स्टार्ट किया, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन का ये इसरार था कि मुझे वापस आना है, क्योंकि मैंने बॉन्ड साइन किया है कि मैं पाकिस्तान को सर्व करूंगा। तो फिर मैं वापस आ गया, हालांकि उस वक्त मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि वहीं पे फ्रांस में सेटल हो जाऊँ। तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान में मैंने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी वाह कैंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे 5 साल सर्व किया, और उसके बाद फिर मैं आयरलैंड आ गया। आयरलैंड में मैंने अगेन पोस्ट डॉक किया, और फिर मैंने यहाँ पे मंस्टर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस को ज्वाइन की। अच्छा, तो अब वहाँ पर आप तदरीस से वाबस्ता हैं, रिसर्च से वाबस्ता हैं आयरलैंड में? जी, दोनों चीज़ों से वाबस्ता हूँ, तदरीस और तहकीक दोनों से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताएं कि थोड़ा सा आपका तो इतना लंबा एक तवील मुद्दत पर बेस्ड एक करियर है, वेल एस्टैब्लिश्ड आपका एक अब नाम है, अवार्ड आपको मिल चुके हैं। रिसर्च के शोबे में बाहर भी आपने काम किया है और पाकिस्तान में भी आपने काम किया है, दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं? उन ममालिक में अब होती ही रिसर्च है, हर डिग्री की कंप्लीशन के लिए ये मैंडेटरी है कि आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आएगा। पाकिस्तान में भी हम उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन पेस भी बड़ी स्लो है और बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी भी उस फील्ड में हमें नहीं मिलती देखने में। हमारी बहुत सारी रिपोर्टें जो हैं वो इधर मार्केट्स में, मरकज़ों में लोग लिख लेते हैं और वो जाके आप आगे छपवा देते हैं। तो इसमें हम क्या लैग कर रहे हैं और वो कहाँ तक पहुँच गए और हमें क्यों उस तरफ जाना चाहिए? देखें, तरक्की तो साइंस पे चलने पे ही है। अगर हम दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ कम्पीट करना चाहते हैं तो हमें फिर साइंस पे मुतवज्जो होना पड़ेगा और साइंसी जहन बनाना पड़ेगा। और ये तख्लीकी जहन, साइंसी जहन शुरू से ही बनता है। अब पाकिस्तान की सूरत हाल में आपको थोड़ा सा बता दूं कि पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस के शोबे के अंदर एक भी हाईली साइटेड रिसर्चर नहीं है, और इसके बिलमुकाबिल जो आयरलैंड है, आयरलैंड में सिर्फ एक हाईली साइटेड रिसर्चर है कंप्यूटर साइंस। तो आयरलैंड भी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है अगर कंपेयर किया जाए इसके साथ हवाले से। मगर अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देखें या आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को देखें तो इन एक एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कई दसियों हाईली साइटेड रिसर्चर हैं इस शोबे के। तो इसी वास्ते ये लोग अपनी यानी साइंस के शोबे में महराज के ऊपर हैं। अब रहा ये सवाल कि पाकिस्तान में किस तरीके से ये कल्चर प्रमोट हो सकता है, तो देखें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो है गवर्नमेंट का काम होता है इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, और जो रिसर्चर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, और जो फैकल्टी है, जो रिसर्चर्स हैं वो काम कर रहे हैं, एक उनकी भी जिम्मेदारी है। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सर्व किया है और मुझे पब्लिक सेक्टर में सर्व किया, गवर्नमेंट में सर्व किया, तो मुझे अच्छी तरह से इदराक है कि क्या क्या मसाइल होते हैं।
तो उन मसाइल को मैं एक तरफ रखता हूँ और हुकूमत से कोई गिला नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। अगर मैं अपना पार्ट प्ले कर लूँ तो फिर मैं फर्दर किसी पे ब्लेम कर सकता हूँ। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम में से हर बंदा, चाहे वो कहीं पे भी हो, अपना पार्ट प्ले करे। हम अपने काम पे फोकस करें, किसी दूसरे के काम में मदाखलत ना करें। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि वो हर शख्स अपना जो है अपने हिस्से की शम्मा हर एक जला ले, लेकिन अगर सिस्टम इनेबल करता है लोगों को तो बहुत सारे लोग हाई परफॉर्मर बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप जैसे MIT की बात करते हैं, तो अब आप MIT जाते हैं तो वो माहौल ही एक कल्चर ही बना हुआ होता है उस जगह का, उस यूनिवर्सिटी का पढ़ने का। अब मैं अगर कराची यूनिवर्सिटी में हूँ तो वहाँ हड़तालों का कल्चर बना हुआ है, रेंजर्स का कल्चर बना हुआ है, वहाँ पर स्टूडेंट यूनियंस का कल्चर बना हुआ है, तो वो मुझे हेल्प नहीं करता। अगर वहाँ मैं MIT में मौजूद हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर जाऊँगा। सिस्टम ऐसा तो सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए वो कौन से 2 या 3 इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान अगर जिनकी तरफ तवज्जो दे तो बेहतरी आ सकती है? जी, सिस्टम पे तो इतनी जल्दी तो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं तो एक्चुअली वो सिस्टम इनहेरिट हो चुका होता है, वो जिबलत यानी वो सेकंड नेचर बन चुका होता है लोगों की। तो 1-2 साल में तो ये कन्वर्ट नहीं होगा, इसके लिए तो डिकेड्स चाहिए ताकि लोग जो इटसेल्फ जो है ना उनका बिहेवियर चेंज हो, साइंटिफिक बिहेवियर बने। बिल्कुल। अब फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जब तक हमारा सिस्टम चेंज नहीं होता हम उसको कोशिश करते रहेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। कम से कम हम खुद अपने आप पे तो एफर्ट करें, खुद तो जितने हम कर सकते हैं, जितने सपोर्ट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, फैकल्टी को, उस पर वर्कआउट करें। तो ये मेरा ओपिनियन होगा इस बारे में। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। नाजरीन, मुबशिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे थे, और ऐसे ही नौजवानों की कमी नहीं है पाकिस्तान में, सिर्फ वो सिस्टम प्रोवाइड कर देना है कि जिससे ये लोग शाइन करेंगे। बिल्कुल।